हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉ के ज्ञान को जितना हो सके आप ऑब्जर्व करें, लोगों में फैलाएं ताकि आप भी अवेयर हो सके और लोग भी अवेयर हो सके। तो लीगल एंड फाइनेंस नॉलेज .funny का उद्देश्य यही है कि आप में, जनता में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाए ताकि आपको पता चल सके कि आप भारत के कानून को आप जान सकें और उसी के अनुसार आप काम कर सकें ताकि आप कहीं फंसे नहीं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम सस्ती प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं। आप सस्ती प्रॉपर्टी को कैसे खरीद सकते हैं? नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि बैंक द्वारा ऑक्शन की गई एसेट्स की ओर देखना पड़ेगा। बैंक जो है वो कुछ संपत्तियों की नीलामी करवाता है, हर साल करवाता है, हर 2 साल पे करवाता है, हर 3 साल पे करवाता है। तो आप जो है ऑक्शन की गई संपत्ति को, यानी कि नीलामी की गई संपत्ति को खरीद सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीलामी की गई संपत्ति कहते किसे हैं? देखिए, बैंक हम लोगों को जो भी लोन देता है, बैंक के लिए वो एक एसेट्स है। यहाँ पर जो एसेट्स होता है वो एक स्टैंडर्ड एसेट्स होता है, एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है और एक होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक को जिस लोन पर इंटरेस्ट आ रहा है रेगुलर, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। और जिस पर नहीं आ रहा है पैसा, मान लीजिए लोन दे दिया आपको, होम लोन आपको दे दिया, आप पहला ईएमआई दे दिए, दूसरा ईएमआई दे दिए, तीसरा ईएमआई दे रहे हैं, आप पैसा देते जा रहे हैं, तो एक दिन वो घर आपका हो जाएगा और बैंक के सारे कर्जे आपके चुक जाएंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप पहला ईएमआई दे दिए, दूसरा आपने नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया, पांचवा नहीं दिया, तब क्या होगा? मान लीजिए कोई भी परिस्थिति हो सकता है, बीमार पड़ गए हो, इस वजह से आपने नहीं दिया हो, लॉकडाउन के चलते आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो इसलिए आपने पैसे नहीं दिए हो, या आपके घर में कोई हताहत हो गया हो, आपने पैसे नहीं दिया हो, कोई डिजीज के चलते आपने पैसे नहीं दिए हो, कोई भी कारण हो सकता है। बैंक सिर्फ एक ये देखता है कि आप, बैंक ने पैसे दिए तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि ईएमआई उसका मिलना चाहिए। बैंक सिर्फ ये देखता है। तो बैंक क्या करेगा कि जैसे आपने 3 महीने लगातार अगर आपने ईएमआई नहीं दिया तो बैंक आपको सबसे पहले एक नोटिस भेजेगा। ये नोटिस भेजने का पावर बैंक को एक एक्ट ने दिया है। उस एक्ट का नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, SRFESI। ये एक एक्ट है। फिर से एक्ट का मैं नाम आपको सुना देता हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यानी ये एक्ट 2002 में बना था। इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आपने लोन किसी को दिया है और वो लोन आपका अगर नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बैंक को ये अधिकार है कि उसे नोटिस दे करके उसकी संपत्ति को कब्जा कर सकता है। कोर्ट में जाने का बैंक को कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक सीधा नोटिस देगा कि भैया मेरे पैसे दे दो। पहला नोटिस जो भेजेगा आपको, जैसे आपने 3 महीने लगातार ईएमआई नहीं दिया, अब बैंक आपको नोटिस भेजेगा। नोटिस में ये लिखेगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, इंटरेस्ट इतना था, आपने इतना समय तक पैसे नहीं दिए हैं, टोटल आपका इतना हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 60 दिनों के अंदर अंदर हमारे पैसे हमको दे दीजिए। बैंक ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा, बैंक एक नोटिस भेजेगा। बैंक किसको नोटिस भेजेगा? बैंक उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा जो बैंक से लोन लिया है। कौन सा लोन लिया है? मॉर्गेज लोन, यानी कि अपने घर को रख करके लोन लिया है, ज्वेलरी को रख के लोन लिया है, गोल्ड लोन, या
कोई फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन पास करवाया है, मतलब कुछ न कुछ आपका एक एसेट्स वहाँ गिरवी रखे हुए रहना चाहिए। उसको सिक्योर्ड लोन या मॉर्गेज लोन बोलते हैं। आपने गिरवी रख दिया, पैसे ले लिए, जब पैसे लौटा दोगे तो आपका जो गिरवी रखा हुआ सामान है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आपने तो 3 महीना तक लगातार EMI नहीं दिया। अब क्या होगा, बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा कि हमको इतना पैसे दे दो, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट अमाउंट इतना है। आप नहीं दिए, आप बैंक के नोटिस को नहीं लिए, आप नज़रअंदाज कर दी कि बैंक मेरा क्या कर देगा, हम कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन बैंक को इस एक्ट के अंतर्गत पावर है कि आपको कोर्ट तो जाने ही नहीं देगा, आपकी संपत्ति को जब्त कर लेगा। आपने 60 दिन समय पूरा हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर बैंक आपको फिर एक नोटिस भेजेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन नोटिस। आपको बैंक ये बोलेगा कि भैया आप मेरे को अब ये पैसा 30 दिन के अंदर अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपकी संपत्ति को नीलाम करवा देंगे। आप 30 दिन बीत गया, आपने कुछ नहीं किया, वो संपत्ति पर बैंक ने कब्जा कर लिया, क्योंकि बैंक को तो पावर है, इस एक्ट ने पावर दिया हुआ है। बैंक ने आपकी संपत्ति को लोकल पुलिस की सहायता से कब्जा कर लिया। तो बैंक अपने पैसे को वसूलेगा कैसे? उसको तो अपना पैसा चाहिए, कैसे वसूलेगा? यहाँ पर अगर आपको अपना संपत्ति छुड़ाना है तो बैंक को आप कहिए कि आप हमारा जो एसेट्स आपने रखा है उसको आप रेंट पे लगा दो और उससे पैसा लेके अपना रिकवरी कर लो। अगर आपको रेंटर नहीं मिलता तो रेंटर मैं देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, बैंक क्या करेगा, आपके एसेट्स को नीलाम कर देगा और नीलाम करके पैसे वसूल करेगा। मान लीजिए कि आपके फ्लैट का कीमत अगर 40 लाख रुपया है तो बैंक उसको 30 लाख में बेच देगा। यहीं पे, यही नीलामी प्रक्रिया में आप संपत्ति को खरीद सकते हैं। यानी कि अगर मेरा टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आप सस्ता घर खरीदना चाहते हैं तो बैंक से संपर्क कीजिए, क्योंकि बैंक इसी प्रकार की संपत्ति को कम दामों में बेच देता है। आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे आप उसकी संपत्ति को खरीद सकते हैं? सबसे पहले जो उसका अमाउंट है, बैंक ने रखा है कि हम इसको 30 लाख में बेचेंगे, तो 30 लाख का 10% यानी कि 3 लाख रुपया आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा पहले। उसको हम लोग बोलते हैं EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आपको 10% यानी कि 3 लाख रुपया बैंक में जमा कराना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। आप बैंक में फॉर्म भर के देंगे कि आप कितना अमाउंट तक जा सकते हैं। ये संपत्ति की कीमत 40 है तो आप 30 लाख तक आप जा सकते हैं, 31 लाख तक जा सकते हैं, 32 लाख तक जा सकते हैं। कितने अमाउंट तक आप जा सकते हैं? जितने अमाउंट तक आप जा सकते हैं उसको टेंडर फॉर्म में या बिड फॉर्म में आपको लिख करके देना होगा। सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो संपत्ति अब उसी को मिलेगा। मान लीजिए आपने 32 लाख भरा, किसी ने 33 लाख भरा, किसी ने 34 लाख भरा, तो किसी ने 35 लाख भरा, तो जिसका 35 लाख रुपए का है वो आदमी को वो संपत्ति मिल जाएगा। और चूंकि आपने 10% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD आपने जमा किया हुआ है, वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप संपत्ति नहीं ले पाते हैं तब आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो शर्त लगाई थी कि आप 33 लाख तक खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने 35 लाख बोल के अपना वो एसेट्स को खरीद लिया, तो बैंक अब आपके पैसे को लौटा देगा। इस कंडीशन में बैंक आपके पैसे को लौटा देगा। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं 35 लाख में खरीदूंगा या 36 लाख में खरीदूंगा, आपने ये बोल दिया कि मैं 36 लाख में खरीद लूंगा, तो बैंक 35 लाख वाले को वो संपत्ति नहीं देगा, वो संपत्ति आपको दे देगा। अब 1 महीने के अंदर अंदर
आपको सारे पैसे चुका देने हैं। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आप पहले बात कर लें कि हम इतना पैसा में लोन लेंगे और आपको धीरे धीरे करके देंगे, ये संपत्ति हमको मिल जाना चाहिए। 36 लाख में हम 16 लाख दे देते हैं, 20 लाख रुपए आप हमको लोन प्रोवाइड करा लीजिए। अगर सबसे पहले से अगर ये सेटिंग रहेगा आपका, तो हो सकता है कि बैंक आपको पैसा दे दे, आप संपत्ति खरीद पाएँ। बाई चांस अगर आप पैसे, आपका सारा बिड प्रक्रिया पूरा हो गया, लेकिन आप अगर सारा चीज़ होने के बाद भी अगर पैसे आप जमा नहीं करते हैं, तो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो पैसा दिया हुआ है वो फॉरफिट हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। बैंक वो नहीं लौटाएगा आपको, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। वो पैसे आपके जब्त हो जाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि जब हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करेंगे और जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी नीलामी की, और बैंक ये बोल देगा कि ठीक है आपने सबसे ज़्यादा शर्त लगाया है, तो ये एसेट्स आपको देते हैं, तो आपको आप खरीदना पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीदिएगा तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो आपका जब्त कर लेगा। इसलिए यहाँ आपको ध्यान रखना जरूरी है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारे पैसे दे देना है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। जिस दिन नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, आपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा किया, उससे लेकर 30 दिन के अंदर बैंक आपसे सारे पैसे मांगेगा। आप सारे पैसे दे दीजिए, बैंक के कर्मचारी आपके नाम से वो संपत्ति कर देंगे। अगर उसमें कोई रेंटर रह रहा है तो रेंटर को आप पहले खाली करवा लीजिए, और नहीं तो अब आपको खाली करवाना पड़ेगा। बैंक इसमें इंटरफेयर जनरली नहीं करता है। अब मैं बात ये करूँगा कि आपको अब इतना से ही संतुष्ट नहीं होना है, आपको उस एसेट्स का रजिस्ट्री भी करवाना है। बैंक के कर्मचारी आएंगे और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उस एसेट्स का आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तब क्या होगा, ये पक्का हो जाएगा कि वो संपत्ति आपका है। तो आपको कैसे एसेट्स खरीदना है ये मैं पूरा डिटेल में बता दिया। आप जब भी किसी संपत्ति को खरीदने जाएं, चाहे वो बैंक का ही क्यों ना हो, आप सबसे पहले उसमें देखिएगा टाइटल सूट क्या है, मतलब वो संपत्ति किसके किसके नाम पर है। तो सारे व्यक्तियों के साइन होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पहले से उस घर में रह रहा है तो पहले घर खाली करवा लीजिए। बैंक वाले को बोल दीजिए मेरा घर खाली पहले करा दीजिए, तब हम इसमें बिट लगाएंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि जिस संपत्ति को आप खरीदने जा रहे हैं, कहीं उसमें ताला तो लगा हुआ नहीं है, कहीं कोर्ट का ताला या सील या मुहर कुछ तो लगा हुआ नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं। सारी छानबीन करने के बाद जब आपको लगता है कि प्रॉपर्टी डैमेज नहीं है, ठीक है, इसको खरीदा जा सकता है, तभी आप अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 10% बैंक में जमा कीजिए। पहले सारी बात को क्लियर कर लीजिए, तब जाकर 10% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कीजिए। और आपके पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि जैसे ही आपका, मान लीजिए आपने 35 लाख रुपए या 36 लाख रुपए आपने रेट रखा, तो 36 लाख रुपए आपके पास रहना चाहिए उसको देने के लिए, तभी आप इसमें संपत्ति को खरीद सकते हैं। अगर 2 लाख में कोई कार मिल रहा है तो 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। 1 लाख में कोई कार मिल रहा है तो 1 लाख रुपए होना चाहिए। कोई गोल्ड या ऑर्नामेंट्स अगर आपको मिल रहा है कम दाम में, तो वो पैसे आपके पास होने चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जब भी आप बैंक ऑक्शन में जाएं, आपके पास पैसे होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, आपका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो आपका जब्त हो जाएगा, बैंक आपको नहीं देगा। तो समझ में आ गया। आज मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि आप सस्ते घर कैसे खरीदेंगे। सीधे बैंक वालों से संपर्क कीजिए, न्यूज़पेपर देखिए, इंटरनेट में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं आपको सर्च करके बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एसेट्स को नीलामी के लिए रखा है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें, लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको फ़ायदा पहुंचाना है। मैं जितना जानता हूं वो आपको वीडियो में बता देता हूं, ताकि आपको फ़ायदा पहुंच सके, आप डेवलप कर सकें, आप आगे बढ़ सकें।
कोई गलत जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। जो सटीक जानकारी है वही आपको दी जाएगी, जो प्रैक्टिकल जानकारी है वही आपको दी जाएगी मेरे इस वीडियो में, मेरे इस चैनल पर। तो इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। बहुत जल्द मैं उसमें ये बताऊंगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं और कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पूरी डिटेल उस वीडियो में रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।